तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पेंडास के डेटा फ्रेम की। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इस पर अप्लाई होने वाले मेथड की, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसटीडी मेथड। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएंस निकाल रहा है, शायद कुछ कन्फ्यूजन है। तो इट रिटर्न्स द वेरिएंस फॉर ईच कॉलम। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा और यहाँ पर ये वेरिएंस निकाल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग वेरिएंस निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। दोनों इंटर कनेक्टेड हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो तब मिलता है जब हम वेरिएंस को निकालें। वेरिएंस का ही अंडर रूट निकाल देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो खैर इसको वेरिएंस ही देख लेते हैं। जैसे कि आपका अब देखिए अंदर ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, यानी कि दोनों जगह पे थोड़ी सी एरर है। यहाँ कुछ और लिखा है और अंदर कुछ और लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए VAR कर देते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस आपको मिलेगा इन सभी का। तो ये वेरिएंस है, वेरिएंस फॉर ईच कॉलम, हर एक कॉलम की आपको वेरिएंस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है, तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यानी कि STD अगर हम लोग निकालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या काम करता है, वेरिएंस को कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट मिलेगा, तो 4 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट क्या है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। वही यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हालांकि उल्टा दिया है, वेरिएंस से ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं। तो वेरिएंस निकालिए या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सम मेथड है। सम मेथड क्या काम करता है, ये सम करता है। कैसे सम करेगा, ऑल वैल्यूज़ इन ईच कॉलम एंड रिटर्न्स द सम फॉर ईच कॉलम। प्रत्येक कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उनका सम ये रिटर्न करता है। कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोग डेटा फ्रेम को पहले प्रिंट करा लेते हैं ताकि हम लोगों को कॉलम स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यहाँ पर कॉलम आ जाएगी 10, 13 और 9, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज जो हैं 0 कॉलम पे हैं और इन्हीं तीनों का सम कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर है 32। उसी तरीके से 1 इंडेक्स वाले कॉलम पे 18, 15 प्लस 20 कितना हुआ, ये आपका आ जाएगा 53, ठीक। उसी तरीके से ये तो हर एक कॉलम में जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम ये रिटर्न करता है, सम वैल्यू। उसके बाद सब मेथड है, सबट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबट्रैक्ट 15 फ्रॉम ईच वैल्यू इन द डेटा फ्रेम। प्रत्येक वैल्यू से आपको ये प्रत्येक जो वैल्यू है उनसे माइनस करना है 15 को। तो कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं df डॉट सब, और उसमें पास कर सकते हैं उस वैल्यू को जिससे माइनस करवाना है हर एक वैल्यू से। 100 माइनस 15 कितना हुआ 85, 120 माइनस 15 कितना हुआ 105, ठीक है। उस तरीके से ये सब। उसके बाद है टी प्रॉपर्टी। टी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। इट कन्वर्ट्स द कॉलम इनटू रोज। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम्स को रोज में चेंज करना। टी प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म्स द कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स। तो ट्रांसपोज मैथमेटिक्स में इसे ट्रांसपोज बोलते हैं, इसलिए टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसपोज बोल सकते हैं। कॉलम को रो कॉलम रो में और रो कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ये। इसने क्या काम किया, असल में डेटा फ्रेम आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। उसको इसने चेंज कर दिया दूसरे रूप में। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डेटा फ्रेम दिख रहा होगा। और इसने क्या काम किया, ये जो कॉलम है, एज वाली जो कॉलम है, इसको इसने रो में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए आपको ये हॉरिजॉन्टली दिख रही होगी, ठीक है। और ये जो कॉलम है क्वालिफाइड वाली, जिसमें ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है वैल्यूज़, इसको भी इसने रो के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो आपको ये वाला जो इंडेक्स वाली कॉलम दिख रही है, इसको इसने ऊपर हॉरिजॉन्टल इंडेक्स के रूप में बना दिया। तो इस तरीके से इसने ट्रांसपोज कर दिया, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। उसके बाद है टेल मेथड। तो जैसे हेड मेथड था वो टॉप की 5 रोज़ को दिखाता था डेटा फ्रेम की, उसी तरीके से टेल मेथड जो होता है नीचे की लास्ट 5 रोज़ को डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये टेल मेथड का काम होता है, df डॉट टेल मेथड। इसके बाद है टेक मेथड। टेक मेथड क्या काम करता है, रिटर्न रोज 5 एंड 10 फ्रॉम द डेटा फ्रेम। टेक मेथड रिटर्न द स्पेसिफाइड रोज फ्रॉम द डेटा फ्रेम। टेक मेथड जो होता है, जो रो आपने स्पेसिफाई की है वो रो रिटर्न करता है, ठीक है। 5 नंबर की रो और 10 नंबर की रो को ये
आपको रिटर्न करेगा। तो 5 नंबर की रो और 10 नंबर की रो आपको दिख रही होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड की। दिस मेथड अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की हर एक वैल्यू के लिए ये मेथड जो है एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी हर एक जो एलिमेंट है, हर एक वैल्यू है, इस सभी के ऊपर आपको ये फंक्शन अप्लाई होते हुए दिखेगा। तो कैसे अप्लाई होगा? df डॉट ट्रांसफॉर्म, डेटा फ्रेम पर ट्रांसफॉर्म मेथड अप्लाई किया और इसमें हम लोग पास कर देते हैं उस फंक्शन को, और उस फंक्शन में जो चीज़ लिखा हुआ, जो चीज़ रिटर्न हो रही है, जैसे x को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, ठीक है। तो x किसको इंडिकेट कर रहा है? इन वैल्यूज़ को। तो इन वैल्यूज़ की जगह पे क्या आ जाएगा? x इंटू 10 आ जाएगा, यानी 2 यहाँ पर क्या आएगा? 2 इंटू 10, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपको 20। यहाँ पे 6 इंटू 10 क्या मिलेगा? 60। यहाँ पे 3 इंटू 10 क्या मिलेगा? 30। ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड वैसे ही जैसे हम लोगों ने टी मेथड यानी ट्रांसपोज मेथड के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर भी रो कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करा था। ये मेथड भी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करने का काम करता है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं डेटा फ्रेम को, तो ये देखिए कि डेटा फ्रेम है जिसमें आपको ये कॉलम है जिसकी वैल्यूज़ ये हैं, ये कॉलम है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसने क्या काम किया? इस कॉलम को इसने हॉरिजॉन्टल रो में कन्वर्ट कर दिया, और उसी तरीके से इसने इस क्वालिफाइड नाम के कॉलम को इसने हॉरिजॉन्टल रो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद ट्रू डिप मेथड, ट्रू डिवीज़न मेथड। तो ट्रू डिवीज़न मेथड क्या होता है? जो डिवीज़न मेथड होता है जस्ट वैसा ही होता है। दिस मेथड डिवाइड्स इस वैल्यू इन द डेटा फ्रेम विद स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिफाइड जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और कुछ इस तरीके से आप डिवाइड जो आप पास करते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू, कुछ इस तरीके से हो सकती है कि ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि आपकी लिस्ट हो सकती है इस तरीके से, टपल हो सकती है इस तरीके से, या कोई पेंडास सीरीज या कोई डेटा फ्रेम हो सकता है स्पेसिफाइड वैल्यू के रूप में, ठीक, जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को। यही चीज़ है। तो इसने इसको डिवाइड किया तो 10.0 आया, इसको किया तो 12.0 आया, इस तरीके से सारी वैल्यूज़। तो ये ट्रू डिवीज़न होता है। इसके बाद है ट्रंकेट मेथड। ट्रंकेट मेथड जैसा कि नाम से दिख रहा है, काट के अलग करने वाला। इट रिमूव्स द रोज बिफोर पोजीशन 3 एंड आफ्टर पोजीशन 5 ऑफ द डेटा फ्रेम। तो ये जो डेटा फ्रेम है इसकी जो यहाँ पे पोजीशन दी हुई बिफोर आफ्टर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड रिमूव्स एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द स्पेसिफाइड इंडेक्स। जो बिफोर आफ्टर में जो स्पेसिफाइड इंडेक्स दिए हैं उनको ये रिमूव कर देता है, उन एलिमेंट्स को। तो इसको देखते हैं करके, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं डेटा फ्रेम को ताकि हमें पता चले कैसा डेटा फ्रेम दिखेगा। यहाँ पे तो कंजेस्टेड दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम है और इसमें बोल रहा है बिफोर 3 इंडेक्स और आफ्टर 5 इंडेक्स, इसको ये रिमूव कर रहा है। तो बिफोर 3 इंडेक्स यानी कि इतना हटेगा, और आफ्टर 5 इंडेक्स यानी कि इतना हटेगा, ठीक। यानी कि आपको मिलेगा कितना? 3 से 5 तक का बीच में, यानी कि आपको इतना मिलेगा जो हाईलाइटेड, वही आपको मिल रहा है, ठीक है। बिफोर 3 इंडेक्स एंड आफ्टर 5 इंडेक्स, 5 नंबर के इंडेक्स, ठीक, यानी 6 हट गया। ये होता है ट्रंकेट मेथड। उसके बाद है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या काम करता है? अपडेट मेथड अपडेट करता है डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को फ्रॉम एनदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। कोई दूसरा सिमिलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए मेन डेटा फ्रेम को ये अपडेट करने का काम करता है। जैसे कि एक डेटा फ्रेम आपका ये है जिसकी वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी, जो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट के ज़रिए बना हुआ है। ये डेटा फ्रेम है, दूसरा डेटा फ्रेम ये है, ठीक है। तो DF1 को अपडेट किया जा रहा है DF2 की मदद से। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, इसको दोनों को प्रिंट करा लेते हैं DF1 और DF2 को, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये DF1 है आपको दिखा, और ये DF2 है। तो इसको अपडेट किया जा रहा है इसकी मदद से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ हैं, ये इससे मैच कर रहा है, तो इसमें 16 की जगह पे क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसलिए आपको इसकी जगह पर यानी कि एमिल और 16 की जगह पर आपको एमिल 17 दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, ये वैल्यू सेम है इसके, और ये वैल्यू सेम है इसके, ठीक। तो इस तरीके से अपडेट करते हैं। DF1 को अपडेट किया DF2 की मदद से, DF डॉट अपडेट। अपडेट में हम लोग पास करते हैं दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट,
जिसके ज़रिए इस डेटा फ्रेम को अपडेट किया जा रहा है। उसके बाद है वैल्यूज़ प्रॉपर्टी। इसका क्या काम होता है? वैल्यूज़ प्रॉपर्टी रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज़ इन द डेटा फ्रेम। और ये जो रिटर्न होता है ये 2 डायमेंशनल एरे के रूप में दिखेगा। इसमें हर एक रो जो है एक एरे के रूप में दिखती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक रो थी, ठीक है, ये एक रो है। यहाँ पर आप देखेंगे इस डेटा में, तो इसमें भी आपको ऊपर वाली एक रो दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक रो के रूप में दिखाई दे रही है यहाँ पर भी। तो ये 2 डायमेंशनल है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 डायमेंशनल एरे के रूप में आपको दिखेगा। इन एरे के अंदर एरे, हर एक रो एक एरे के रूप में शो हो रही है। तो ये आता है वैल्यूज़ के ज़रिए। इसके बाद है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड का मतलब हुआ एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट से संबंधित है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें रिटर्न से स्पेसिफाइड सेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, डेटा फ्रेम के किसी सेक्शन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसने ये डेटा फ्रेम आपको दिख रहा होगा, और इसमें इसने इंडेक्स भी सेट किया है कार और मॉडल को। कार और मॉडल को इंडेक्स सेट करने का कारण यह है क्योंकि इन्हीं जो ये इंडेक्स हैं, इन्हीं की मदद से ये फोर्ड नाम की जो सेक्शन है, फोर्ड नाम से जो सेक्शन होंगे उनको ये निकालने की कोशिश करेगा। तो इसने क्या काम किया, यहाँ पे ज़रा इसको प्रिंट करा लेते हैं डेटा फ्रेम को। तो आपका ये डेटा फ्रेम है यहाँ तक, ठीक है। और इसमें डेटा फ्रेम में इसने कार और मॉडल को बना दिया है, इंडेक्स सेट कर दिया, इंडेक्स सेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम इंडेक्स की मदद से ऑप्शन कर सकें। तो ये एक्सेस मेथड होता है। तो इसके ज़रिए यहाँ पर बताया गया कि जो फोर्ड वाली जो वैल्यू है, ठीक, उसके जितने भी सेक्शन हैं उनको अलग करके रख दो। तो फोर्ड वाली एक वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये वाली कंप्लीट रो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फोर्ड वाली जो एक वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मॉडल क्या है, मॉडल भी लिख कर आएगा, फोर्ड ये वाली वैल्यू है। और दूसरी जो है फोर्ड यहाँ ये से जुड़ी हुई है, तो ये दोनों लाइनें आपको मिलेंगी। फोकस एंड मोंडियो, फोकस एंड मोंडियो आपको मिला, ये वाली लाइन। उसके बाद इस फोर्ड से संबंधित ये बी मैक्स, ये वाली लाइन है, ये भी यहाँ पे दिख रही होगी। इस तरीके से इसने सेक्शन कर दिया उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से निकाल लिया ये। तो इसमें एसएक्स मेथड इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद ITER मेथड। ITER मेथड क्या काम करता है? ये मेथड एक पाइथन आइटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है दैट आइटरेट्स ओवर द इंडेक्स एक्सेस, यानी इंडेक्स एक्सेस के बारे में हम लोग डेटा निकाल सकते हैं इसी पाइथन आइटरेटर ऑब्जेक्ट की मदद से। और इसमें हम लोगों को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, बस यही है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करते हैं डेटा फ्रेम को, इसमें आपको दिखेगा इनके इंडेक्स दिखेंगे, यानी कि इस कॉलम का। तो ठीक है, तो इसका ये इंडेक्स ही है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, इंडेक्स ही है, और इसको एज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन्हीं दोनों की डिटेल हमारे पास आ जाती है जब हम आइट्रेशन, ये जो पाइथन आइटरेटर ऑब्जेक्ट जो हमें मिला है इंडेक्स वाला, इसको एक्सेस करते हैं फॉर लूप की मदद से तब, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्स में क्या मिलता है, इन्हीं दोनों की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि इन्हीं की डिटेल इस पाइथन आइटरेटर ऑब्जेक्ट में आ जाती है। इसके बाद जो कुछ छूटे हुए डेटा फ्रेम के मेथड होंगे उनके बारे में हम लोग किसी और लेक्चर में बात कर लेंगे।